पार्ट हिंदी डिक्टेशन रेडी स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, इस शताब्दी के मध्य के आसपास मुक्ति के लिए संघर्ष और कष्ट सहन का परिणाम सफलता के रूप में सामने आने लगा। श्रीलंका, भारत तथा कुछ अन्य देशों ने जीवन और स्वातंत्र्य के सूर्योदय के साथ अपनी आंखें खोली, पर हम इतने भोले नहीं थे कि हम यह समझ लें कि राजनैतिक स्वाधीनता सभी कठिनाइयों का अंत कर देगी। हमने उसे एक नई यात्रा की शुरुआत ही माना तथा यह स्वीकार किया कि जो भारी जिम्मेवारियां अब तक हमें नहीं उठाने दी गई थी, वे अब हमारे कंधों पर आ गई हैं। हम यह जानते थे कि हमारे बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लगातार ऐसे तनावों से बचकर चलते रहे हैं, जो चुनाव करने की मुसीबत से अपने आप को बचाना चाहते रहे हैं और जो आरामदेह रास्ते पर चलते हुए निर्णय का भार औरों पर डालते रहे हैं। हमारे औपनिवेशिक अतीत के ऐसे अवशेष अब भी पाए जाते हैं जो हमें तरह तरह से यह समझाते रहते हैं कि हम सुरक्षा के लिए अन्य देशों का मुंह जोहें या उनकी उदारता का सहारा लें। लेकिन हमारे लोगों ने कुल मिलाकर इस सरल रास्ते को ठुकराया है जो वस्तुतः कायरों और कमजोरों का रास्ता है। हमने राजनैतिक आत्मबल और आर्थिक स्वावलंबन का अधिक जटिल मार्ग चुना है, और चूंकि हमारे लोगों ने त्याग के लिए अपनी सहमति दिखाई है, हम 100 वर्षों से की प्रगति को 2 दशकों में उपलब्ध कर सकने में सफल हुए हैं। भौतिक प्रगति से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह हुई है कि हमारे इंजीनियरों, वैज्ञानिकों, योजनाकारों और निर्माताओं में आत्मविश्वास का संचार हुआ है। प्राचीन धार्मिक विरोध भाव और जातिगत श्रेष्ठता की भावनाएं अभी तक निर्मूल ही नहीं हो पाई हैं और बहुत से समूह इन्हें बनाए रखने के लिए पूरा जोर लगाते रहते हैं, लेकिन जनता उन्हें राष्ट्रीय शक्ति के लिए हानिकर मानती है। समाजवाद को लाने के लिए हमारे कार्यक्रमों का विरोध निहित स्वार्थ वालों ने हर कदम पर किया है। समाजवाद के लिए लोगों के उत्साह की छाप इतनी गहरी पड़ी है कि समाजवाद विरोधी लोग भी अब विवश होकर उसके प्रति औपचारिक निष्ठा दिखा रहे हैं। हमारे लिए इन सफलताओं का उतना ही महत्व है जितना इस बात का हमारी राष्ट्रीय आय प्रायः गत 50 वर्षों में बहुत हो गई है। अध्यक्ष महोदय, इस अवधि में हमने भारत में जो उपलब्धियां प्राप्त की हैं उनका ब्यौरा इस महान सभा को देने की आवश्यकता नहीं है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि हमारे खाद्यान्न का उत्पादन दुगुना हो गया है और इसके कारण हम इस वर्ष के अभूतपूर्व सूखे का सामना करने में सफल हुए हैं। हमारा औद्योगिक आधार अधिक मजबूत और व्यापक हुआ है, लेकिन गरीबी हटाना अभी भी शेष है और बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं भी प्राप्त नहीं हैं। बेरोजगारी, विशेषतः शिक्षितों में बेरोजगारी, हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय है। असमानता का अब और तीखा एहसास लोगों को हो रहा है और उसे दूर करने के लिए अधीरता बढ़ती जा रही है। अब जबकि गरीबी और असमानता को दूर करने के लिए हमारे पास कुछ आर्थिक और संगठनात्मक उपाय हैं, हम प्रगति की गति और तीव्र करने के लिए अधिक गहराई से आतुर हैं। प्रायः राष्ट्रों का आकलन उनकी आय के आंकड़ों और विकास की दर के प्रकाश में किया जाता है। मैं शायद इस मामले में कुछ पुराने विचारों का हूँ, क्योंकि मैं अब भी लोगों की धन संपत्ति की अपेक्षा उनकी गुणवत्ता को अधिक महत्व देता हूँ। इसलिए अपने लोगों की इच्छापूर्ति के साधन जुटाते हुए हम संग्रह वृत्ति वाले और उपभोगवादी समाज का अनुकरण नहीं करते। ऐसा लगता है कि अमीर और शक्तिशाली देश उनकी राजनीतिक विचारधारा कुछ भी क्यों ना हो, अच्छे जीवन के संबंध में एक जैसी धारणा बनाए हुए हैं। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी में प्रगति होती है, यह और ज़्यादा आवश्यक हो जाता है कि हम अपने उपकरणों के हाथों की कठपुतली ना बन जाएं। हमें केवल भौतिक अभिवृद्धि की चिंता न करके इस आवश्यकता की ओर भी ध्यान देना चाहिए कि हमको एक नए प्रकार के मानव का विकास करना है, जिसमें प्रौद्योगिकी का सर्वोत्तम उपयोग करने की समझ और सूझबूझ हो, जो शांति और आत्मसंतोष से जीवन यापन कर सके और अपने को आत्मबल और आत्मसंयम दे सके और जो प्रकृति में समरस हो सके। इस अन्वेषण में श्रीलंका और भारत जैसे देशों का बहुत योगदान रहा है, क्योंकि वे अपनी अपनी विरासतों के प्रति हृदय से आस्थावान रहे हैं।
किसी समाज के साथ हमारे संबंध किस प्रकार के हैं, यह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आर्थिक गतिविधियां। हमने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष एक ही आधार पर किया। स्पीकर महोदय, भारत जैसे देश के संसदीय लोकतंत्र में मूलभूत नीतियों को बदलने की एक विशिष्ट प्रक्रिया है। परिवर्तन योग्य मुद्दे को लेकर अखबार वातावरण बनाते हैं, विरोधी दलों के नेतागण लोगों को उसके लिए आंदोलन करने को उकसाते हैं, संसद में बहस होती है, तब जाकर कोई भी सरकार अपनी नीति पर विचार करने का मानस बनाती है। जनमत के ये प्रत्यक्ष या परोक्ष दबाव में कई बार परस्पर विरोधी भी होते हैं, क्योंकि इनके पीछे विभिन्न वर्गों के सामूहिक हित होते हैं। इस प्रकार कुछ ऐसी शक्तियां भी होती हैं जो कभी सामने नहीं आती, लेकिन सत्तारूढ़ दल को अपने प्रभाव में रखती हैं। इन सब पक्षों की लाभ हानि को ध्यान में रखते हुए सरकारें इस तरह नीतिगत परिवर्तन करती हैं जिससे सभी को थोड़ी संतुष्टि मिल जाए और सरकारी दल को भी किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे। साथ ही वह यह दिखावा करना भी नहीं भूलती कि वे किसी के अनुचित दबाव में आकर कोई निर्णय नहीं लेती, लेकिन बहुमत का सदैव आदर करती है। इसे सरकारी रीति नीति या व्यवस्था की विवस्था भी कहा जा सकता है। आज सामाजिक क्षेत्र में जो कुछ हो रहा है वह इसलिए अधिक निराशाजनक और मनोबल तोड़ने वाला है क्योंकि पक्ष और विपक्ष की राजनीति प्रभावहीन हो गई है। शासक वर्ग आज जितना दुराग्रही और आत्मतुष्ट हो गया है उतना पहले कभी नहीं हुआ था। पिछले 4.5 वर्षों में उसने जितने नीतिगत निर्णय लिए हैं उनके पीछे जनमत की सहमति या समर्थन अधिकतर नहीं रहा है। इसी प्रकार किसी भी प्रश्न पर प्रतिपक्ष एक होकर लोक भावना को सशक्त तरीके से मुखर नहीं कर पाया है। दोनों पक्षों के सामने एक सूत्री कार्यक्रम यही रहा है कि शासक दल सत्ता में किसी भी तरह बना रहे और प्रतिपक्षी दल किसी भी तरह उसे सत्ताच्युत कर स्वयं कुर्सी पर चढ़ बैठे। सिद्धांतों को ताक पर रखकर कुर्सी का यह खेल इतनी नग्नता के साथ खेला जा रहा है कि आम लोग मोहभंग के इस असाधारण झटके को झेल नहीं पा रहे हैं। इस उलझन भरी कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति का लाभ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और एजेंसियां उठाने में तत्परता से लगी हैं। एक और वे सरकार को बाध्य कर रही हैं कि उनकी नीतियों को वह देश में लागू करें। स्पीकर महोदय, दूसरी ओर वे सरकारी कार्यक्रमों की मुखर आलोचना भी कर रही हैं, अर्थात विभिन्न आंदोलनों और दृश्य श्रव्य प्रचार माध्यमों के द्वारा लोगों से करवा रही हैं। इस आलोचनाओं में लोगों पर बढ़ते आर्थिक बोझ और समाज में आने वाले संकट का ऐसा प्रभावशाली वर्णन होता है कि लगता है लोगों की सच्ची हमदर्दी ये ही है। बड़ी चतुराई से ये लोग साम्यवाद की क्रांतिकारी शब्दावली को लेकर जब सरकारी कार्यक्रमों की धज्जियां उड़ाने पर उतरते हैं तो आम लोगों के दुख दर्द में सहयोगी बनने का दिखावा तो करते ही हैं, साम्यवाद को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अप्रासंगिक बना देने का प्रत्यक्ष प्रयत्न और करते हैं। इनका प्रचार साहित्य पढ़कर ऐसा लगता है कि मानव तीसरी दुनिया की सारी विपत्तियों के समाधानकारी उपाय इनके पास हैं। आर्थिक विकास की दिशा को अपने नियंत्रण में लेकर अब ये अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां यह सुनिश्चित करने पर उतर आई हैं कि तीसरी दुनिया के वे देश जो प्रचुर मात्रा में वित्तीय सहायता लेते हैं परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रम को विश्व बैंक की नीति के अनुसार चलाएं। परंतु यह कोई पहला अवसर नहीं है जब इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने हमारे परिवार नियोजन संबंधी कार्यक्रम को दिशा निर्देश दिया है। वास्तव में इनका हस्तक्षेप तो इस क्षेत्र में 1960 के दशक से शुरू हो गया था और 1990 के दशक तक निर्बाध रूप से चलता रहा। यह तथ्य इस बात से प्रमाणित होता है कि भारत में जनसंख्या नियंत्रण के लक्ष्य यहाँ की स्थितियों और क्षमताओं को ध्यान में रखकर नहीं बल्कि यह ध्यान रखकर निर्धारित किए जाते हैं कि विश्व जनसंख्या वृद्धि में भारत के योगदान को कितना कम किया जा सकता है। यहाँ तक कि गर्भनिरोधक उपकरणों एवं दवाओं में भी किस पर कब और अधिक जोर देना है इस बात का फैसला भी धन देने वाली एजेंसियों की इच्छा पर निर्भर रहा। लोगों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि इनमें से कुछ एजेंसियों ने तो अपना अनुदान ही मुद्रा में न देकर आर्थिक समग्र रूप से गर्भनिरोधकों के रूप में दिया। साथ ही यह भी सच है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम तथा जनसंख्या नीति की समीक्षा करने वाली समिति के अधिकतर सदस्य भी अंतर्राष्ट्रीय प्रचार अभियानों से जितने प्रभावित रहे उतने आम लोगों की चिंताओं या कठिनाइयों से नहीं रहे। यह नीति अपनाना उचित नहीं है।